तो ये कहानी है मेरे बचपन की। बचपन में मैं जब भी अपनी मम्मी से पूछा करता था कि मम्मी मम्मी मैं इस दुनिया में कैसे आया, मैं पैदा कैसे हुआ, तो वो मेरे को बोल दिया करती थी कि एक उड़ता हुआ कबूतर तुम्हें हमारी छत पर गिर के चले गया था, ऐसे आए हो बेटा तुम इस दुनिया में। मैं काफ़ी सरप्राइज हुआ। मैंने कहा अरे काश वो कबूतर फिर दोबारा किसी बेबी को ड्रॉप कर दे ऐसे ही हमारी छत पे जैसे मेरे को करा था। मैं इन सारे सवालों के बारे में सोचता रहता था। तो यही क्वेश्चन लेकर मैं अपनी टीचर के पास गया था क्लास 8 के अंदर। मैंने पूछा कि मैम आखिर क्या सच में उड़ता हुआ कबूतर बच्चों को छत के ऊपर छोड़ के जाता है, इस तरीके से बेबी बॉर्न होते हैं? तो हमारी मैम बोलती हैं कि नहीं बेटा ऐसा नहीं होता, इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा क्लास 8 का चैप्टर 9 रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, और आपको समझ में आएगा कि कैसे आप रिप्रोड्यूस हुए, कैसे आप पैदा हुए। तो मैंने कहा अरे ये तो बहुत फैसिनेटिंग है, तो चलो इस चैप्टर को हम लोग पढ़ते हैं बच्चों इसी बात में। तो यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली गई है कि आपको पता है कि हमें जिंदा रहने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे डाइजेशन, सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन। ये सब चीज़ें हमारे लिए नेसेसरी हैं। आपने पिछली क्लासेस में और पिछले चैप्टर्स के अंदर ये पढ़ा होगा। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे सर्वाइवल के लिए, दैट इज रिप्रोडक्शन। सर रिप्रोडक्शन सर्वाइवल के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है? अगर हम लोग रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे, अगर हम लोग नए हमारे जैसे दिखने वाले बच्चे पैदा नहीं करेंगे, तो हमारी जो जितने भी इंसान हैं ये लोग किसी ना किसी टाइम पर आकर ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएंगे। इसीलिए हमें रिप्रोड्यूस करने की ज़रूरत पड़ती है। तो रिप्रोडक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और एसेंशियल फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ अ स्पीशीज। स्पीशीज मतलब एक जो हमारी ये पूरी ग्रुप है ह्यूमन बींग्स का, दिस इज ह्यूमन स्पीशीज। अगर कोई बर्ड होती पर्टिकुलर, मान लो कोई ब्लैक वाली बर्ड है, तो उसका हमने क्या बोल दिया, दिस इज ब्लैक बर्ड स्पीशीज फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ पर अगर ब्लैक बर्ड्स जितने भी हैं उनके एक भी बेबी बॉर्न नहीं होता, उनका एक भी बच्चा नहीं होता, तो एक टाइम बाद जब वो सब ब्लैक बर्ड धीरे धीरे करके मरना स्टार्ट हो जाएंगे, तो उनके तो एक भी बच्चा है ही नहीं, तो कोई भी जिंदा नहीं रहेगा, तो वो ब्लैक बर्ड की जितनी भी स्पीशीज थी वो खत्म हो जाएगी। इसलिए एक स्पीशीज के कंटिन्यूएशन के लिए हमें रिप्रोड्यूस करना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ हम लोग रिप्रोडक्शन के और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स को पढ़ने वाले हैं। आखिर रिप्रोडक्शन होता किस तरीके से है, क्या क्या मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं। तो मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन जो बेसिक दो होते हैं, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड अनदर वन इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। थोड़ा सा हम लोग डिटेल के अंदर पढ़ते हैं। यू मस्ट हैव ऑल्सो seen the young ones of various animals being born. Can you tell how chicks and caterpillars are born? How are kittens and puppies born? Do you think that these young ones looked the same before they were born as they do now? Let us find out. तो यहाँ पर एक हमें चार्ट दिया गया है 9.1 और हमें बताना है कि हम जब बच्चे होते हैं तो हम लोग कैसे लगते हैं। क्या अभी जब हम बच्चे थे अभी भी हम वैसे ही लगते हैं? नहीं, अब तो बहुत डिफरेंस आ गया। अब तो हम लंबे हो गए हैं, हम मतलब थोड़े चौड़े हो गए हैं, हमारे बाल बड़े हो गए हैं और थोड़े मतलब अब हैंडसम भी हो गए हैं। पहले तो हम क्यूट थे, अब हैंडसम हो गए हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। जैसे कैट होती है, कैट का भी आपको देखने को मिल जाएगा। कैट जो छोटी वाली बिल्ली होती है, जो बिल्कुल बेबी होता है बिल्ली का, दैट इज किटन। डॉग्स का आपको पपीज, बटरफ्लाई का आपको कैटरपिलर, काऊ का आपको पता है क्या होगा और फ्रॉग का भी क्या होगा। तो इन सब के जो बेबीज होते हैं क्या वो सेम दिखते हैं जब ये बड़े हो जाते हैं? क्या सेम लगता है पर्सन? जैसे एक छोटी सी बिल्ली है, क्या वो कुछ सालों बाद भी वो उतनी ही दिखेगी आपको? नहीं, चेंजेस आ जाएंगे उसके अंदर, अब वो थोड़ी बड़ी हो जाएगी। तो जस्ट एज इन प्लांट देयर आर टू मोड्स बाय विच, जिस तरीके से हमने अभी ह्यूमन बींग्स का पढ़ा, इसी तरीके से प्लांट्स के अंदर भी दो तरीके होते हैं रिप्रोड्यूस करने के। फर्स्ट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकंड वन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वही वाला सेम ही हमारी तरह ही। नेक्स्ट इज हम लोग असेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते ह्यूमन बींग्स, ये चीज़ आप लोग क्लियर रखें। अब हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ट्राई टू रिकॉल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स विच यू स्टडीड इन क्लास 7। क्लास 7 के अंदर आपने पढ़ा था रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स।
You will remember that plants that produce sexually have male and female reproductive parts. तो जो भी plants sexually reproduce कर रहे थे उनके पास मेल और फीमेल की उन्हें जरूरत पड़ रही थी. मतलब एक आदमी होना चाहिए और एक औरत होनी चाहिए. औरत प्लांट और एक आदमी प्लांट. कितना अजीब लगता है. कैन यू नेम दिस पार्ट्स? क्या तुम उन पार्ट्स को नेम कर सकते हो? अरे सर भूल गए साहब, अब तो सर अब 8th क्लास में आ गए, अब क्या याद रखना 7th की चीज़ें. लेकिन अब हम दोबारा पढ़ेंगे उन पार्ट्स के बारे में. इन एनिमल ऑल्सो मेल्स एंड फीमेल्स हैव डिफरेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स और ऑर्गन्स. Like plants, the reproductive parts in animals also produce gametes that fuses to form a zygote. तो यहाँ पर देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताई गई है कि जो मेल होता है उसके पार्ट्स डिफरेंट होते हैं और जो फीमेल होती है उसके पार्ट्स डिफरेंट होते हैं रिप्रोडक्शन वाले. तो ये तो है ही, हमें डिफरेंस देखने को मिलेगा अभी आगे. तो इसी तरीके से जो प्लांट्स होते हैं जिनके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हमने पढ़े थे उसके अंदर हमने देखा था कि गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं जब वो फ्यूज़ करते हैं और उससे हमारा क्या फॉर्म होता है, ज़ायोट फॉर्म होता है. तो इट इज़ द ज़ायोट विच डेवलप्स इनटू अ न्यू इंडिविजुअल. तो ये जो ज़ायोट होता है यही डेवलप होता है एक नए इंडिविजुअल के अंदर. दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन बिगिंस फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो यहाँ पर क्या होता है, जब फ्यूजन होता है मेल और फीमेल गैमेट्स का तब हमारा क्या होता है, ये ज़ायोट डेवलप होना स्टार्ट होता है. अभी ये पूरा प्रोसेस हम लोग समझने वाले हैं किस तरीके से होता है. लेकिन यहाँ पर आपको एक ये जो डेफिनेशन दी गई है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, ये आपको पता होना चाहिए इस डेफिनेशन का. फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. लेट अस फाइंड आउट द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स. अब हम लोग रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं इन ह्यूमंस एंड स्टडी द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन देम. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग मेल मतलब आदमियों के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं. द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इंक्लूड अ पेयर ऑफ टेस्टिस. टेस्टिस का एक पेयर होता है, सिंगुलर टेस्टिस मतलब अगर हम लोग उन्हें सिंगल बोलेंगे तो टेस्टिस होगा और अगर हम लोग पेयर में बोलेंगे तो टेस्टिस. Two sperm ducts and a penis. The testes produce the male gametes called sperms. तो जो testes होती हैं ये क्या करती हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं. ये जो testes होते हैं these produce male gamete sperms. Millions of sperms are produced by the testes. जो testes होते हैं ये millions में प्रोड्यूस करते हैं sperms को, which show the picture of a sperm through sperm are very small in size. Each has a head, a middle piece and a tail. Does it appear to be single celled? Indeed each. तो यहाँ पर देखिए हमने टेस्टिस का पूरा आपको दिया गया है कि ये जो टेस्टिस होती है दिस इज पेनिस एंड दीज आर टेस्टिस. तो अभी इसके बारे में डिटेल में समझने वाले हैं हम लोग. टेस्टिस के अंदर प्रोड्यूस होते हैं हमारे स्पर्म्स. स्पर्म्स देखिए किस तरीके के होते हैं, दिस टाइप. जो ऊपर का पोर्शन होता है दिस इज कॉल्ड हेड, जो बीच वाला पोर्शन होता है दिस इज मिडल पीस और जो पीछे ये जो आपको पूंछ जैसी दिख रही है दिस इज टेल. स्पर्म इज अ सिंगल सेल विद ऑल द यूजुअल सेल कंपोनेंट्स. तो जो स्पर्म होता है वो सिंगल सेल होता है, जितने भी सेल के कंपोनेंट्स होते हैं वो सब उसके पास होते हैं, पर्याप्त सेल के कंपोनेंट्स होते हैं. इसी के बाद जब हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को समझ लिया हमने कि क्या स्पर्म कहाँ पर प्रोड्यूस होता है, टेस्टिस के अंदर होता है, ये सारी चीज़ें हमें थोड़ी थोड़ी क्लियर हो रही हैं. नाउ हम फीमेल के भी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को समझते हैं. द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर अ पेयर ऑफ ओवरीज, ओविडक्ट, फेलोपियन ट्यूब्स एंड द यूट्रस. तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें बताई गई हैं, ज़्यादा डिटेल में अभी नहीं गए हैं, सिंपल चीज़ें बताई गई हैं. तो ये जो दिख रहा है आपको दिस येलो थिंग दिस इज ओवरी एंड ये जो आपको दिख रहा है ओविडक्ट, ये क्या कर रहा है, ओवरी को कनेक्ट कर रहा है. किससे, यूट्रस से. तो यूट्रस से कनेक्ट कर रहा है क्या, ओविडक्ट. और ओविडक्ट को कनेक्ट, ओविडक्ट से क्या चीज़ कनेक्टेड है, ओवरी. तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं. चलिए आगे चलते हैं हम लोग. हाँ, तो अब हम लोग फीमेल गैमेट्स कॉल्ड ओवा, एग्स. In a human being, a single matured egg is released into the oviduct by one of the ovaries every month. Uterus is the part where development of the baby takes place. Like the sperm, an egg is also a single cell. तो यहाँ पर भी देखिए जैसे यहाँ पर स्पर्म बन रहा था मेल्स के अंदर, टेस्टिस के अंदर स्पर्म बन रहा था, यहाँ पर ओवरीज के अंदर क्या बनना स्टार्ट होता है, देखिए ओवा.
विच इज एन एग। अच्छा सर, अंडा ह्यूमन बींग्स के अंदर प्रोड्यूस होता है, तो क्या हम अंडे से निकले हैं? नहीं नहीं, एग्जैक्टली हम लोग एग से नहीं निकले। देखिए क्या होता है, जब टेस्टीज के अंदर स्पर्म होता है तो ये जो स्पर्म होता है ये मेल्स के थ्रू रिलीज करा जाता है इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर जब ये रिलीज होता है लिक्विड की फॉर्म में, तो ये फ्लो करके ओविडक्ट के थ्रू कहाँ पर पहुँचता है? ओवरी के पास। और ओवरी के पास पहुँचने के बाद इट फ्यूजेस विद इट। जब फ्यूज करते हैं, आपको पता है कि जब ह्यूमन जो स्पर्म्स है, देखिए ये जो ह्यूमन स्पर्म्स है, ये जो ओवरी का एग था, ओवम था, इसके अंदर एंटर करते हैं। और फिर क्या होता है? फिर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। ये फ्यूजिंग आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, फ्यूज हो रहे हैं, ये दोनों मिल रहे हैं। यहाँ से ये जो हमारा स्पर्म था, मेल स्पर्म, ये किसके पास गया? ये फीमेल वाले एग के अंदर गया। तो यहाँ पर क्या हुआ? रिप्रोडक्शन स्टार्ट हुआ। क्या हो गया? हमारा न्यू बेबी का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ। सिंपल था, देख लेते हैं लेकिन फिर भी फर्टिलाइजेशन का टॉपिक पूरा। The first step in the process of reproduction is the fusion of a sperm and an ovum. When sperms come in contact with an egg, one of the sperm may fuse with the egg. Such fusion of egg and the sperm is called fertilization. तो ये जो फ्यूजन हुआ था, ये जो हमारा आपने देखा था स्पर्म था, ये एग से जाकर मिला था, तो इस वाले प्रोसेस को हम लोग फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं। फर्टिलाइज हो रहा है। फर्टिलाइजर जैसे हमने देखा था ना, हमने प्लांट्स वाले चैप्टर्स के अंदर पढ़ा था, तो फर्टिलाइजेशन मतलब न्यू प्लांट्स का प्रोसेस, पूरा उनकी ग्रोथ वगैरह। तो ये यहाँ पर भी यही हो रहा है, लेकिन यहाँ पर प्लांट्स नहीं, यहाँ पर ह्यूमन बींग्स बन रहे हैं। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द न्यूक्लियाई ऑफ द स्पर्म एंड द एग फ्यूजेस टू फॉर्म अ सिंगल न्यूक्लियस. This results in the formation of a fertilized egg or zygote. Did you know the zygote is the beginning of a new individual? तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अभी हम समझेंगे. The process of fertilization is the meeting of an egg from the mother and a sperm from the father. तो यहाँ पर यही चीज़ बताई गई है. देखिए यहाँ पर इसी प्रोसेस को बताया गया कि ये जो स्पर्म था ये फादर का होता है, मेल था ये तो, और ये जो एग था दिस वॉज फॉर ऑफ मदर. तो अब ये जो स्पर्म्स थे जब ये एंटर करते हैं एग के अंदर, तो एग के अंदर एंटर करते ही यहाँ पर फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस टेक प्लेस करता है. फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस टेक प्लेस करता है तो एक जायोट का फॉर्मेशन होता है. जायोट क्या होता है? जायोट आप ही होते हो, दिस इज यू. जब आप बच्चे थे या फिर जो भी एक नया बच्चा होगा उसे हम लोग बोलते हैं जायोट. तो ये जो जायोट था इसके अंदर किन दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन होगा? देखो एक तो मेल के जो स्पर्म्स थे वो मिले, तो मतलब मेल की भी सारी क्वालिटी होंगी इसके अंदर, और जो ये जो फीमेल एग था इसकी भी इसके पास क्वालिटीज़ होंगी. तो ये तभी तो आपने देखा होगा कि जो आपके कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ कुछ आपके पापा से मिलते होंगे और कुछ कुछ आपकी मम्मी से मिलते होंगे. जैसे कुछ बच्चों के कान मम्मी से मिलते जुलते होते हैं, कुछ बच्चों की नाक पापा से मिलती हुई होती है. सो दिस इज बिकॉज ऑफ दैट. लेकिन हम लोग हायर क्लासेस में और थोड़ा डिटेल में इन सब प्रोसेसेस को समझेंगे. द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज मीटिंग ऑफ एन एग सेल फ्रॉम द मदर एंड अ स्पर्म सेल फ्रॉम द फादर. जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है इसके अंदर यही होता है कि एग सेल से जो मदर का एग सेल होता है वो मिलता है फादर के एग सेल से. सो द न्यू इंडिविजुअल इनहेरिट्स सम कैरेक्टर फ्रॉम द मदर एंड सम फ्रॉम फादर. जैसे मैंने आपको बताया कि आपके कान आपकी मम्मी जैसे लग सकते हैं, या फिर आपके कान आपके पापा जैसे लग सकते हैं, और आपकी नाक आपकी मम्मी जैसी हो सकती है. तो ये सब चीज़ें कैसे इनहेरिट कर पा रहे हो आप? ये सब क्वालिटीज़ आपके अंदर कैसे आ रही हैं? क्योंकि यहाँ पर आपके पास दोनों के एग्स जब मिले हैं, दोनों के एग्स नहीं, दोनों के सेल जब मिले हैं तब आपका फॉर्मेशन हुआ है. तो ऑब्वियसली आपके पास पापा की भी क्वालिटी होंगी और आपके पास मम्मी की भी क्वालिटी होंगी. लुक एट योर ब्रदर और सिस्टर, सी इफ यू कैन रिकॉग्नाइज सम characters in them similar to those of your mother or father. Fertilization which take place inside the female body is called internal fertilization. Internal fertilization occur in many animals including human, cows, dogs and hens. तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया गया है बच्चों कि फर्टिलाइजेशन का जो ये प्रोसेस है, अभी हमें समझ में आया कि किस तरीके से एक स्पर्म रिलीज हुआ, फिर वो फीमेल के एग से जाकर उससे मीट करा और फिर वहाँ पर एक जायोट का फॉर्मेशन हुआ. एंड जायोट हम लोग बोल सकते हैं कि एक छोटा सा बेबी, बहुत छोटा सा बेबी.
तो उसका फॉर्मेशन हुआ, आपको समझ में आया ये पूरा प्रोसेस। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ समझने वाली है कि फर्टिलाइजेशन जो ये पूरा प्रोसेस हुआ है ये क्या था, ये इंटरनल, मतलब ये अंदर ही अंदर हो रहा है, आपको ये पूरा प्रोसेस नहीं दिख रहा, ये दिस इज नॉट विजिबल। तो दैट इज वाई इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ह्यूमन बींग्स इंटरनल फर्टिलाइजेशन के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं, काउस भी, डॉग्स भी और हेंस भी। कुछ होते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के भी स्टेप्स होते हैं, वो भी हम देखेंगे कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किस तरीके से होता है। लेकिन अभी हमें ये पता होना चाहिए कि दिस वॉज ऑल इंटरनल, यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं दिखा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको जो मैं बताना चाहता हूँ, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझ लीजिएगा। तो आपने कभी सुना है टेस्ट ट्यूब बेबीज के बारे में? सर क्या टेस्ट ट्यूब के अंदर भी बेबी पॉर्न होते हैं? अभी हमने ऊपर ही पढ़ा था इंटरनल फर्टिलाइजेशन के बारे में। तो जो टेस्ट ट्यूब वाला फर्टिलाइजेशन होता है दिस इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। सर एक्सटर्नल कैसे होता है? देखो इसके लिए हमें पूरी स्टोरी समझनी पड़ेगी। देखिए जो हमारा स्पर्म था, ये स्पर्म जब एंटर करता है फीमेल के अंदर तब ये कहाँ, ओविडक्ट के रास्ते से ओवरी के पास जाता है। तो ये जो ओविडक्ट वाला पैसेज होता है या रास्ता होता है ये कुछ कुछ फीमेल्स के अंदर बंद हो जाता है, मतलब स्पर्म जा ही नहीं पाता ओवरीज तक। तो इस वजह से उनके बेबी बॉर्न हो ही नहीं पाता, क्योंकि आपको पता है कि फीमेल सेल की भी ज़रूरत पड़ती है और मेल सेल की भी ज़रूरत पड़ती है, मतलब स्पर्म की भी ज़रूरत पड़ती है, और जो फीमेल के अंदर ओवा प्रेजेंट होता है उसकी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है रिप्रोडक्शन के लिए। लेकिन यहाँ पर आप देखिए क्या हो रहा है कि यहाँ पर रास्ता ही बंद है। तो इन केसेस के अंदर डॉक्टर्स क्या करते हैं कि जायोट का फॉर्मेशन कर देते हैं आउटसाइड द बॉडी, बाहर ही फॉर्मेशन कर देते हैं जायोट का फॉर्मेशन। मेल और फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव हमने देखा था कि एग था और हमारा स्पर्म था, इसका बाहर ही रिप्रोडक्शन वो करवा देते हैं, एक्सटर्नली बाहर ही रिप्रोड्यूस करा देते हैं। और उसके बाद उन्हें पता है कि ये जो ओविडक्ट का पैसेज है ये तो बंद है, तो वो ऑपरेशन के थ्रू इसको दोबारा ओवरीज के अंदर डाल देते हैं। तो ओवरीज के अंदर डालने के बाद थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, लेकिन आप इस तरीके से ही समझ सकते हैं कि जब वो फीमेल के अंदर एंटर कर जाता है तो जो नॉर्मल बेबी जैसे डेवलप होता है फिर वैसे ही वो बेबी भी डेवलप हो जाता है। ये इतना इम्पॉर्टेंट आपके लिए नहीं है अभी इतना ज़्यादा समझना, लेकिन आपको ये प्रोसेस समझना था, समझाना था मेरे को, तो मैंने आपको समझा दिया। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट इन मैनी एनिमल्स फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल। इन दीज एनिमल्स फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन वाटर। लेट अस फाइंड आउट हाउ दिस हैपेंस। तो कुछ कुछ एनिमल्स के अंदर ये भी होता है कि जो फर्टिलाइजेशन है वो आउटसाइड द बॉडी, मतलब बॉडी के बाहर ही हो जाता है। ये तो हमने देखिए, ये तो लैब के अंदर डॉक्टर्स ने पूरा अपना जुगाड़ वगैरह करके ऑपरेशन करके तब करी हैं चीज़ें, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, नेचुरली बाहर ही रिप्रोडक्शन हो रहा है। और कुछ कुछ ऐसी भी फीमेल्स होती हैं जो अपने बेबी पानी के अंदर अपने जो एग्स हैं उनको ले कर देती हैं और फिर वहाँ से वो बेबीज बॉर्न होना स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पर एक्टिविटी 9.1 थोड़ी इंपॉर्टेंट है, पढ़ते हैं हम। विजिट सम पॉइंट्स और स्लो फ्लोइंग स्ट्रीम्स ड्यूरिंग द स्प्रिंग्स और रेनी सीजन। Look out for cluster of frogs' eggs floating in water. Write down the color and size of the eggs. During spring or rainy season, frogs and toads move to ponds and slow flowing streams. When the male and female come together in water, the female lays 100 of eggs. Unlike hen's egg, frog's eggs is not covered by a shell and it is comparatively very delicate. A layer of jelly holds the eggs together and provides protection to the eggs. तो यहाँ पर ये बताया गया है कि आप कभी किसी पॉन्ड या फिर कहीं पे पानी जहाँ पर रुका हुआ होगा वहाँ पर जाओगे तो इस टाइप के आपको एग्स कुछ देखने को मिलेंगे। ये एग किसके होते हैं? ये होते हैं फ्रॉग के एग। बारिश के टाइम पर जब थोड़ा कहीं पर पानी रुक जाता है और जब फ्रॉग्स रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट करते हैं तब जो फीमेल होती हैं उनकी वो एग्स अपने ले कर देती हैं वाटर के अंदर। ये आपने जो अंडे देखे होंगे मुर्गी के वो तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, हार्ड होते हैं, अच्छी खासी उनके बाहर एक प्रोटेक्शन होती है वाइट कलर की। लेकिन ये वाले जो एग्स होते हैं ये बहुत ही डेलिकेट होते हैं, बहुत ही नाजुक होते हैं और आपको आसानी से देखने को इस टाइप से मिल जाएंगे। एज द एग्स आर लेड द मेल डिपॉजिट स्पर्म्स ओवर देम
Each sperm swims randomly in water with the help of its long tail. The sperms come in contact with the eggs. तो यहाँ पर जब फीमेल एग्स को ले कर देती है तब जो मेल होता है वो वहाँ पर अपने स्पर्म्स रिलीज कर देता है उधर पानी के अंदर। तो जितने भी जो स्पर्म्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो फ्लोट करके उन एग्स के अंदर चले जाते हैं और उनको फर्टिलाइज कर देते हैं। ये ह्यूमन बीइंग से बहुत ही डिफरेंट प्रोसेस है, इसीलिए हमने इसे क्या बोला है, एक्सटर्नल fertilization. This type of fertilization in which the fusion of a male and female gametes take place outside the body of a female is called fertilization. तो यहाँ पर ये जो डेफिनेशन है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने हाईलाइट कर दिया है, इसको अंडरलाइन ज़रूर करें। इसके अंदर आपको यही बताया गया है कि जहाँ पर मेल और फीमेल का रिप्रोडक्शन हो आउटसाइड द बॉडी, बॉडी की ज़रूरत नहीं पड़ रही, आउटसाइड द बॉडी हो रहा है, शरीर के बाहर हो रहा है, दीज आर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इट इज़ वेरी कॉमन, और ये जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है ये बहुत कॉमन होता है एक्वेटिक एनिमल्स के अंदर, जो एनिमल्स पानी के अंदर रहते हैं, जैसे फिश, स्टार फिश एसेट्रा। इसके बाद हम लोग देखते हैं दो, these animal lay hundreds of eggs and release millions of sperms. All the eggs do not get fertilized and develop into new individual. तो यहाँ पर हमने ऊपर पढ़ा था कि फ्रॉग 100 of eggs मतलब 100 से भी ज़्यादा एग ले कर देते हैं, लेकिन वो 100 के 100 न्यू फ्रॉग के अंदर बनेंगे या फिर नए फ्रॉग बनेंगे, ऐसा तो ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि क्या होता है कभी कभी कुछ एग्स फर्टिलाइज नहीं हो पाते। और इसी के साथ साथ कुछ विंड हो गई या रेनफॉल हो गई, वहाँ पर बारिश हो गई या फिर बहुत तेज़ हवा चलने लगी, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। इस वजह से अगर 100 एग ले हो रहे हैं तो 100 बच्चे होंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ऑल्सो देर आर अदर एनिमल्स इन द पॉन्ड विच में फीड ऑन एग्स। और ये भी होता है कभी कभी तो कि वो जो एग्स हैं, मान लो उनके अंदर बेबी बॉर्न होना स्टार्ट भी हो गया, तो कुछ जो एनिमल्स उस पॉन्ड के अंदर रहते हैं वो आकर उन्हें खा जाते हैं। Thus, production of large number of eggs and sperms is necessary to assure fertilization of at least a few of them. तो यहाँ पर बहुत सारे जो ये प्रोड्यूस हो रहे हैं, इसलिए इतना ज़रूरी है इन सब का प्रोड्यूस होना, जिससे कि क्या हो पाए, जिससे कि फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस पूरा हो पाए। मतलब अगर 100 हैं, 100 एग ले करे हैं, तो उनमें से कम 10 तो फ्रॉग बनेंगे ही बनेंगे, बाकी के अगर मर भी जाते हैं तो इस वजह से इतने ज़्यादा इन्हें एग ले करने पड़ते हैं। हाउ कुड अ सिंगल सेल बिकम सच अ बिग इंडिविजुअल? कैसे एक सिंगल सेल इतना बड़ा इंडिविजुअल बन जाता है? अरे सब समझने वाले हम लोग। और एम्ब्रियो क्या चीज़ होती है ये भी देखने वाले हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए, फर्टिलाइजेशन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ जायोट विच बिगिंस टू डेवलप इनटू अ एम्ब्रियो। तो जो जायोट के बारे में हमने पढ़ा था ऊपर कि जब मेल और फीमेल, जो मेल का सेल था दैट वाज स्पर्म और जो फीमेल का सेल था दैट वाज ओवा, जब ये दोनों मिलना स्टार्ट करते हैं तो क्या चीज़ बनना स्टार्ट होती है, दैट वाज जायोट। अब जायोट से क्या चीज़ बनना स्टार्ट होती है, जायोट किस चीज़ के अंदर कन्वर्ट होता है, जब थोड़ा बड़ा हो जाता है जायोट तो वो बन जाता है एम्ब्रियो। Fertilization results in the formation of zygote which begins to develop into an embryo. The zygote divides repeatedly to give rise to a ball of cells. The cells then begin to form group that develop into different tissues and organ of the body. This developing structure is termed as embryo. The embryo gets embedded in the wall of the uterus for further development. The embryo continues to develop in the uterus. It gradually develops the body parts such as hands, legs, head, eyes, ears, etc. तो यहाँ पर देखिए कितना इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। जैसे हमने देखा था जायोट के बारे में, जायोट क्या था, हम लोग जब बिल्कुल बॉर्न होना स्टार्ट करते हैं तो जो बिल्कुल इनिशियल स्टेज, सबसे स्टार्टिंग वाली स्टेज, तो हम लोग जायोट होते हैं बहुत छोटे से। अब जब हम लोग जायोट होते हैं तो जायोट क्या होता है, डिवाइड करना स्टार्ट करता है, फटाफट अपने जैसे ही और भी चीज़ें प्रोड्यूस करना स्टार्ट करता है। बेबी नहीं, अपने जैसे और सेल्स को प्रोड्यूस करना स्टार्ट करता है। जब वो बहुत सारे सेल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं तब हम लोग उसको क्या बोल देते हैं कि ये तो एक एम्ब्रियो बन गया। अब एम्ब्रियो जो होता है, एम्ब्रियो भी फर्दर धीरे धीरे करके बड़ा होता रहता है। जब ये बड़ा होता रहता है तो क्या क्या चीज़ें डेवलप होती रहती हैं। देखिए यहाँ से हमारा जो स्पर्म था वो गया, ये जायोट था। जायोट हमारी ओवरी के अंदर क्या होता है, ग्रो करना स्टार्ट करता है एम्ब्रियो के अंदर। तो ये जो एम्ब्रियो होता है, जब ये धीरे धीरे करके मल्टीप्लाई करता रहता है, बड़ा होता रहता है, तो ये एम्ब्रियो बन जाता है। क्या क्या चीज़ें बनाना स्टार्ट करता है, ये हैंड्स, आपके हाथ, लेग्स, हेड, ईयर्स, आइज़,
एक एक करके ये सब चीज़ें आपकी बॉडी के अंदर बनना चालू होती हैं। ऐसा नहीं होता कि आप एकदम से पूरा मतलब आपकी आईज नोज सब बना हुआ आता है, ऐसा नहीं होता। धीरे धीरे करके एम्ब्रियो सारी चीज़ों के अंदर डेवलप होना स्टार्ट करता है। अब धीरे धीरे करके ये जो एम्ब्रियो वाली स्टेट होती है ये भी और ज़्यादा बड़ी होती है। द स्टेट ऑफ द एम्ब्रियो इन विच ऑल द बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड इज कॉल्ड अ फीटस। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, जब एम्ब्रियो इतना बड़ा हो जाता है कि आपको देखने को मिल सकते हैं एक बेबी के सारे बॉडी पार्ट्स। आप देख सकते हो कि हाँ ये बेबी का हाथ है, ये इसकी नोज़ है, ये इसकी टांगे हैं, ये इसकी आंखें हैं, ये कान हैं। अच्छा, तो अब सारे पार्ट्स दिख रहे हैं तो हम लोग उसको क्या बोल देते हैं, हम लोग फीटस बोल देते हैं। When the development of the fetus is complete, the mother gives birth to the baby. जब फीटस का डेवलपमेंट पूरा हो जाता है, मतलब ये जो बेबी था बिल्कुल छोटा सा फीटस, जब हमें इसके छोटे छोटे पार्ट्स दिख रहे थे, जब इसके पार्ट्स मतलब अच्छे से डेवलप हो जाते हैं, मतलब हाथ भी अच्छे से थोड़े ग्रो कर गए, पैर भी अच्छे से बन गए, नाक भी अच्छे से बन गई, तब हम लोग देखते हैं कि क्या होता है, एक नया बेबी प्रोड्यूस हो जाता है। बेबी प्रोड्यूस हो जाता है, निकल जाता है अपनी मदर की वूम्ब से। वूम्ब आप देख सकते हो जहाँ पर मदर अपनी बेली के अंदर बच्चे को रखती है, वहाँ से वो निकल जाता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन हैंस ऑल्सो, बट डू हैंस गिव बर्थ टू बेबीज लाइक ह्यूमन बींग्स एंड काउस? यू नो दैट दे डू नॉट। तो अभी हमने इंटरनल फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर इंटरनल फर्टिलाइजेशन में एक चीज़ हमने पढ़ी थी कि हैंस भी इंटरनली फर्टिलाइज करती हैं। ये क्वेश्चन आपके दिमाग में शायद आया हो या ना आया हो, लेकिन मेरे दिमाग में ज़रूर आया कि हैंस कैसे करती हैं भाई इंटरनली फर्टिलाइज? वो तो एग्स देती हैं और एग्स तो बाहर होते हैं, ऐसा कैसे हो रहा है? झूठ बोल रहे हो तुम लोग। तो ऐसा नहीं है, अभी हम लोग समझने वाले हैं कि आखिर इसके पीछे क्या राज है। सून आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ज़ायोट डिवाइड्स, देन हाउ आर चिक्स बॉर्न, लेट अस फाइंड आउट। तो किस तरीके से वो जो छोटे छोटे बेबी हैन होते हैं, चिक्स बोलते हैं जिन्हें हम लोग, किस तरीके से वो पैदा होते हैं। Soon after fertilization, the zygote divides repeatedly and travels down the oviduct. As it travels down, many protective layers are formed around it. The hard shell that you see in a hen's egg is one such protective layer. After the hard shell is formed around the developing embryo, the hen finally lays the egg. The embryo takes about 3 weeks to develop into a chick. You must have seen the hen sitting on the egg to provide sufficient warmth. Do you know that development of the chick take place inside the eggshell? During this period, after the chick is completely developed, it bursts open the eggshell. In animals which undergo external fertilization, development of the embryo takes place outside the female body. The embryos continues to grow within the egg covering. After the embryos develop, the egg hatch. You must have seen numerous tadpoles swimming in ponds and streams. तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से एग का पूरा प्रोसेस होता है। तो अभी जो हमने देखा था एम्ब्रियो हम ह्यूमन बींग्स के अंदर डेवलप हुआ था, वो हैन के अंदर थोड़ा डिफरेंट तरीके से होता है। उनके अंदर जब एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है तो उसके ऊपर एक बहुत हार्ड सी लेयर बन जाती है। हार्ड सी लेयर जिसको हम लोग देखते हैं अंडे के बाहर जो वाइट कलर की लेयर होती है, दैट हार्ड लेयर। वो हार्ड लेयर की होती है, उसको प्रोटेक्शन देने के लिए होती है जिससे कि वो टूट ना जाए। तो वो जो जब एग निकल जाता है हैन से, तो उसके ऊपर हैन को आपने कभी कभी बैठे हुए भी देखा होगा। तो ऐसा क्यों होता है? जिससे कि वो प्रॉपरली उसे गर्मी दे पाए, वो अच्छे से एग वहाँ पर ग्रो कर पाए। हीट होगी तभी तो एग अच्छे से ग्रो हो पाएगा। तो यहीं पर हमने ये भी देखा कि किस तरीके से जो और एनिमल्स थे, टैडपोल्स वगैरह थे, जो फ्रॉग के बेबीज थे, वो कहाँ पर पैदा हुए थे? पानी के अंदर ओपनली पैदा हुए थे। तो इस वजह से आपको टैडपोल्स स्विम करते हुए भी दिख जाएंगे पॉन्ड्स के अंदर। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स एक और छोटी सी चीज़ निकल के आती है, विविपेरस एंड ओविपेरस एनिमल्स के बीच का डिफ्रेंसिएशन। हम लोगों को अभी तक ये चीज़ तो पता चल गई है कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो एग्स ले करते हैं और कुछ अपने यंग वंस को डायरेक्टली क्या देते हैं? रिप्रोड्यूस करते हैं, बर्थ देते हैं यंग वंस को। तो जो एनिमल्स, द एनिमल्स विच गिव बर्थ टू यंग वंस आर कॉल्ड विविपेरस। तो वो वाले एनिमल्स जो अपने यंग वंस को डायरेक्टली बर्थ देते हैं उन्हें हम लोग विविपेरस कहते हैं। दोज एनिमल्स विच ले एग्स, वो वाले एनिमल्स जो एग्स ले करते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं ओविपेरस। तो आई होप आपको यहाँ पर ये डेफिनेशंस क्लियर हो गई होंगी। इनको आप लर्न ज़रूर करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है और काफ़ी इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन के लिए आपको काम आएंगी ये। द फॉलोइंग एक्टिविटी विल हेल्प यू अंडरस्टैंड द बेटर
विविपरस एंड ओविपरस एनिमल्स। तो यहाँ पर हमें कुछ एक्टिविटी दी गई है। ट्राई टू कलेक्ट एग्स ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स। कुछ ऑर्गेनिजम्स के हमें एग्स कलेक्ट करने हैं। फर्स्ट वन इज फ्रॉग, उसके बाद लिजर्ड, बटरफ्लाई, मॉथ, हैन, क्रो और एनी अदर बर्ड। इनमें से कोई भी बर्ड का आपको एग कलेक्ट करना है। वर यू एबल टू कलेक्ट एग्स ऑफ ऑल ऑफ देम, मेक ड्राइंग ऑफ द एग्स दैट यू हैव कलेक्टेड। तो जितने भी ये एनिमल्स थे इनमें से आपको एग्स कलेक्ट करने हैं। तो क्या आप सबके एग्स कलेक्ट कर पाओगे? और अगर आप नहीं कर पाए हो सबके, तो जितने भी हैं आपके पास उनकी आप ड्राइंग बनाने की कोशिश करो। द एग ऑफ अ फ्यू एनिमल्स आर ईजी टू कलेक्ट बिकॉज देयर मदर्स ले देम आउटसाइड देयर बॉडी। दीज एनिमल्स फ्रॉम विच यू हैव कलेक्टेड द एग्स आर एग्जाम्पल ऑफ ओविपरस एनिमल्स। तो कुछ एनिमल्स के हमें एग्स कलेक्ट करने में आसानी होती है क्योंकि जो उनकी मदर होती हैं वो एग ले करती हैं आउटसाइड ऑफ द बॉडी। तो ये ओविपरस एनिमल्स थे जिनका हम लोगों ने एग क्या करा था, कलेक्ट करा था। बट यू वुड नॉट बी एबल टू कलेक्ट द एग ऑफ अ डॉग, काउ और कैट। आप ना ही किसी डॉग का एग कलेक्ट कर सकते हैं, ना ही किसी काउ का और ना ही किसी कैट का, क्योंकि ये लोग एग ले करते ही नहीं है। ये डायरेक्टली किसी यंग बेबी को या फिर अपने यंग वन को क्या करते हैं, बर्थ देते हैं। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ विविपरस एनिमल्स। आई होप आपको यहां से ये चीज क्लियर हो गई हो। कैन यू गिव मोर एग्जाम्पल्स ऑफ विविपरस एंड ओविपरस एनिमल्स? क्या आप और एग्जाम्पल्स दे सकते हैं? बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स होंगे जिनको आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर यंग वंस टू एडल्ट, एक बार हम लोग देखने वाले हैं साइकिल के कैसे यंग से एडल्ट के अंदर एक एनिमल कन्वर्ट होता है। द न्यू इंडिविजुअल विच आर बोर्न आर और हैश्ड फ्रॉम द एग कंटिन्यू टू ग्रो टिल दे बिकम एडल्ट्स। तो कोई भी इंडिविजुअल, चाहे वो एग से पैदा हुआ हो या फिर वो डायरेक्टली यंग वन, मतलब डायरेक्टली अपनी मदर की वूम से आया हो यंग वन, तो उन दोनों एनिमल्स के एक ही कॉमन गोल होता है। वो कॉमन गोल ये होता है कि अब वो एडल्ट बनेंगे, मतलब अब वो बड़े होंगे। इन सम एनिमल्स द यंग वंस में लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट्स। कुछ एनिमल्स के अंदर ये होता है कि जो उनके यंग बच्चे होते हैं वो बहुत डिफरेंट लग सकते हैं एडल्ट्स से। जैसे हम ह्यूमन बींग्स के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं कितने क्यूट लगते हैं, कितने छोटे होते हैं, कितने नाजुक होते हैं। लेकिन अगर आप सोच सकते हो कि एक छोटा सा बच्चा बड़ा होकर ऐसा बनने वाला है, एक इतना बड़ा ह्यूमन बींग जैसा, तो वो काफ़ी मुश्किल होता है। रिकॉल द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वॉर्म। आप सिल्क वॉर्म की लाइफ साइकिल को भी रिकॉल कर सकते हैं इस चीज़ को याद करने के लिए। जैसे एग होता है, एग से लार्वा होता है, लार्वा से लार्वा या फिर हम लोग उसे कैटरपिलर बोलते हैं, उसके बाद प्यूपा, प्यूपा से एक एडल्ट मॉथ। तो ये सारी चीज़ें हमने स्टडी करी थी क्लास 7th के अंदर। फ्रॉग इज अनदर सच एग्जाम्पल। फ्रॉग भी एक बहुत अच्छा इसी चीज़ का एग्जाम्पल है। फ्रॉग्स के अंदर क्या होता है, सबसे पहले एग, उसके बाद टैडपोल या फिर उसे हम लोग लार्वा भी बोलते हैं, फिर एडल्ट। तो देखो कितना डिफरेंट होता है। आप देख सकते हो कि ये जो हमारा एग था, एग अब किसके अंदर बना है, टैडपोल के अंदर। टैडपोल को देखो और फ्रॉग को देखो, क्या आपको लगता है ये दोनों बिल्कुल भी सिमिलर हैं? बिल्कुल भी सिमिलर नहीं लगते। ये कुछ फिश जैसा नहीं लग रहा, फिश जैसा लग रहा है। और यहाँ पर अगर आप फ्रॉग को देख रहे हो तो ये कुछ डिफरेंट ही लग रहा है। तो ये हमें डिफरेंस देखने को मिलता है। इसी के साथ हम लोग देखते हैं, यू मस्ट हैव सीन अ ब्यूटीफुल मॉथ इमर्जिंग आउट ऑफ अ कुकून। In the case of tadpole, they transform into adult capable of jumping and sweeping. The transformation of the larva into adult through drastic changes is called metamorphosis. ये जो पूरा चेंजेस आया था, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है किससे, एक लार्वा से एक एडल्ट के अंदर। ये जो लार्वा था इससे किसके अंदर बदला है, एक एडल्ट के अंदर। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, मेटामॉर्फोसिस। इस पूरे प्रोसेस को ही हमने बोला है मेटामॉर्फोसिस। What about the changes that we observe in our body as we grow? Do you think we too undergo metamorphosis? In human beings, body parts similarly to those present in adults are present from time of the birth. तो यहाँ पर आप देखोगे कि एक आपसे भी सवाल पूछा गया है, आपको इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करनी है। क्या हम लोग भी मेटामॉर्फोसिस के प्रोसेस से गुजरते हैं? हम ह्यूमन बींग्स जब होते हैं, जब पैदा होते हैं, तब हमारे हाथ भी होते हैं, पाँव भी होते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं ये ग्रो होते जाते हैं। तो क्या हम लोग भी मेटामॉर्फोसिस के प्रोसेस से निकलते हैं? इस चीज़ का आप आंसर दे सकते हैं। इसी के बाद हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ऑलमोस्ट जो भी चीज़ें हमें 8th क्लास के अंदर समझनी थी हमने समझ ली।
अब हमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में भी थोड़ा सा समझना है. So far we have learnt about reproduction in some familiar animals. But what about very small animals like Hydra and microscopic organisms like amoeba? Do you know how they reproduce? Let us find out. तो यहाँ पर कुछ माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स, माइक्रोस्कोपिक मतलब वो वाले एनिमल्स जिनको हम लोग माइक्रोस्कोप से देखते हैं, जिसमें एक हाइड्रा है और एक अमीबा की बात हुई है. तो इन दोनों के बारे में हमें बताया जा रहा है कि किस तरीके से ये रिप्रोड्यूस करते हैं. तो हाइड्रा का काफ़ी आप देखोगे तो काफ़ी मज़ेदार तरीके से ये रिप्रोड्यूस करता है, काफ़ी फैसिनेटिंग है, एक मूवी की तरह लगेगा आपको. तो देखो यहाँ पर आप देखोगे कि ये हाइड्रा है, इसके साइड से ये कुछ चीज़ ग्रो कर रही है, ये ग्रो करी. तो ये जो एक ये छोटा सा पार्ट इससे ग्रो करा है, ये क्या था, ये हाइड्रा ने अपने आप से ही एक नया पार्ट बनाया, एक नया रिप्रोड्यूस कराया अपना पार्ट, और फिर ये नीचे फॉल ऑफ हो जाता है. तो एक नए टाइप का हाइड्रा का एक और पार्ट बन जाता है, एक और नया हाइड्रा बन गया. तो ये कुछ यूनिक टाइप का था. इन ईच हाइड्रा देयर मे बी वन और मोर बल्जेस, और इनको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो चीज़ बाहर निकल रही थी, दीज आर कॉल्ड बल्जेस. दीज बल्जेस आर डेवलपिंग न्यू इंडिविजुअल, और ये क्या होते हैं, ये नए हाइड्रा होते हैं. एंड दे आर कॉल्ड बर्ड्स, और इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनको हम लोग बर्ड्स बोलते हैं. Recall the presence of birds in yeast in hydra to the new individual develop as outgrowths from a single parent. This type of reproduction in which only a single parent is involved is called asexual reproduction. बहुत मतलब आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से डिफाइन करके इस एक्सप्लेनेशन को बताया गया है कि देखिए यहाँ पर आपने ये पूरा एग्जाम्पल देखा कि कैसे एक बर्ड ग्रो करा. इसी बर्ड का नाम हमने क्या रख दिया था, आगे जाकर हमने रख दिया था रिकॉल न्यू इंडिविजुअल दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन द बल्जेस. ये जो बल्जेस निकले थे इसका नाम हमने बर्ड्स ही रखा था. हाँ बर्ड्स था, कॉल्ड बर्ड्स. तो यहाँ पर एक चीज़ ये बताई गई है कि ये जो आप पूरा एक्सपेरिमेंट देख रहे हो, हाइड्रा जो ग्रो कर रहा है विद द हेल्प ऑफ बडिंग, इसके अंदर कोई और पेरेंट इन्वॉल्व हो रहा है या किसी और चीज़ का इन्वॉल्वमेंट है रेदर देन एक सिंगल हाइड्रा के. नहीं, एक सिंगल हाइड्रा ही खुद एक नया हाइड्रा बना रहा है. तो ये क्या था, एसेक्सुअल मतलब कि मतलब लग गया कि सिर्फ एक ही आदमी इस रिप्रोडक्शन के अंदर प्रेजेंट है. सो दिस इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सिंस न्यू इंडिविजुअल डेवलप फ्रॉम द बर्ड्स इन हाइड्रा, दिस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड बडिंग. अब यहाँ पर क्या था, ये बर्ड्स की फॉर्म में बन रहे थे नए इंडिविजुअल, तो हम लोगों ने इस पूरे प्रोसेस का नाम ही बडिंग रख दिया, सिंपल कर दिया बच्चों के लिए बिल्कुल ही. अनदर मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑब्जर्व्ड इन द माइक्रोस्कोपिक organism amoeba. Let us see how this happens. You have already learnt about the structure of amoeba. You will recall that amoeba is a single-celled organism. It begins the process of reproduction by the division of its nucleus into two nuclei. This is followed by division of its body into each part receiving a nuclei. Finally, two amoeba are produced from one parent. This type of asexual reproduction in which an animal reproduces by dividing into two individuals is called binary fission. Apart from budding, the binary fission, there are other methods by which a single parent produces the young ones. You will study about these in your higher classes. तो अब तो थी ये रीडिंग की बात, समझने की बात. अब हम इस पूरे कंसेप्ट को समझते हैं. तो यहाँ पर क्या हुआ है, आप बचपन से अमीबा के बारे में पढ़ते हुए आ रहे हैं. अब अमीबा का जो डिवीजन वाला प्रोसेस है, जो रिप्रोडक्शन वाला प्रोसेस है, इसको समझने से पहले एक छोटी सी चीज़ समझ लो कि सेल को कंट्रोल कौन करता है, न्यूक्लियस करता है. तो अगर हम लोग कभी भी डिवीजन करने वाले हैं, तो बेसिकली अगर हम लोग एक चीज़ से दो चीज़ में कन्वर्ट होने वाले हैं, दो चीज़ बनाने वाले हैं एक चीज़ से, तो न्यूक्लियस का डिवीजन बहुत ज़रूरी है. तो यहाँ पर भी यही होता है अमीबा के अंदर. ये जो आपको बीच में दिख रहा है रेडिश सी चीज़, दिस इज न्यूक्लियस. तो ये यहाँ पर डिवाइड होना स्टार्ट होते हैं न्यूक्लियस, दो पार्ट न्यूक्लियस के बनते हैं. फिर क्या होता है, ये दोनों के बीच में बात होती है, न्यूक्लियस 1 और न्यूक्लियस 2 के बीच में. अरे दोस्त चलो अब विदाई लेने का टाइम हो गया, अब हम दोनों अपने अपने पार्ट्स को कंट्रोल कर सकते हैं. और ये दोनों एक दूसरे के पार्ट्स को कंट्रोल करते हैं. ये अलग अलग आपको अमीबा का हाथ दिख रहा है, यहाँ पर देखिए डिवाइड हो रहे हैं और फिर ये अलग अलग पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो गए. तो ये एक अमीबा से दो चीज़ें बनी हैं.
और इस वाले प्रोसेस को हमने क्या बोला है, इस वाले पूरे रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को हमने बोला है बाइनरी फिजन। याद रखें कि इसको क्या बोला है हम लोगों ने, बाइनरी फिजन। यहीं पर हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था। इसी के साथ जो भी यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं इनको ज़रूर एक बार रीड करें, रिवाइज करें और हमारे जो कीवर्ड्स हैं उनको भी ज़रूर अपनी नोटबुक्स के अंदर लिखें। इसी के साथ स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, आप लोग फटाफट बताएं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज मेटामॉर्फोसिस, गिव एग्जांपल्स। आखिर मेटामॉर्फोसिस होता क्या है, इसके एग्जांपल्स दीजिए फटाफट कमेंट सेक्शन के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। और भी वीडियो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे हैं। बाय बाय।